Hello friends, today I am going to discuss the Indian Express editorial, and this is the first editorial, August 15 after Jantar Mantar, the mini space of freedom and unfreedom. इस आर्टिकल में जो डेमोक्रेसी के बारे में जो बताया गया है और उसमें जो भी फ्रीडम ऑफ स्पेस है उसके बारे में स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया आर्टिकल को। और इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है उसके काफ़ी ब्रॉड टर्म होते हैं, और जो हाल ही में जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हुआ है वह कई सारी चीज़ों को इंगित करती है। जैसे जो आर्टिकल का बेसिक आर्गूमेंट है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो जंतर मंतर पर हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए वह सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का घटना नहीं था, बल्कि एक बड़े सवाल की ओर इशारा करती है कि क्या इंडिया में डेमोक्रेटिक स्पेस फॉर डिसेंट और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस सिकुड़ रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर ऐसा देखा गया कि कई बार जो है पुलिसों के साथ झड़प हुई, या कुछ केसेस में जो है उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, और कुछ केसेस में जो है उनके ऊपर जो है कई गंभीर आरोप भी लगाए गए, जैसे यूएपी एक्ट भी कुछ जगह लगाए गए। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि क्या जो हमारा डेमोक्रेसी है वो मैच्योर डेमोक्रेसी होने के बजाय धीरे धीरे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो सिकुड़ रही है क्या, उसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है जंतर मंतर की जो हाल ही में जो घटना हुई है वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझते हैं। Why recent बिकम इम्पोर्टेंट, पहले इसको समझते हैं हम लोग क्यों इम्पोर्टेंट हुआ है। क्योंकि इसमें एक ऐसा सिचुएशन प्रोटेस्ट में क्रिएट हुआ जिससे कि गवर्नमेंट पर जो है काफ़ी हैवी प्रेशर जनरेट हुआ, और उस जो प्रेशर में अपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने भी है काफ़ी पॉलिटिकल अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में जो है गवर्नमेंट को डाला, और कई बार जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और सिविल लिबर्टीज़ पर भी हमारे स्टूडेंट ने सवाल उठाया। तो उसके बाद जो है जो माननीय शिक्षा मंत्री का जो भी इस्तीफ़ा वगैरह हुआ, तो इससे एक केस जाहिर होता है कि जो प्रोटेस्ट है वो कुछ हद तक जो है स्टूडेंट के लिए सफलता की ओर इशारा करता है। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जंतर मंतर जो इंसिडेंट है वो क्यों इम्पोर्टेंट हुआ। क्योंकि इसमें जो है पहला बार ऐसा लगा स्टूडेंट को कि उन्हें सफलता मिली है बड़े स्तर पर, बिकॉज गवर्नमेंट पर काफ़ी प्रेशर बना, अपोजिशन पार्टी का भी काफ़ी उसमें साथ उसमें दिया गया, और इसके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और सिविल लिबर्टीज़ है उस पर भी सवाल उठाया गया। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या, जैसे शिक्षा मंत्री पे सवाल उठा, पेपर लीक पे सवाल उठा, बेरोजगारी पे सवाल उठा, और जो हमारे इसके साथ साथ जो भी इसके रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है जैसे सिविल लिबर्टीज हो गए, तो उस पर भी सवाल उठा कि कई बार जो है चीज़ें स्टूडेंट या फिर यूथ के पक्ष में नहीं होती है। तो इन सब पे जो सवाल उठा, तो इससे क्या हो गया कि इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और कई जो रिपोर्ट है, फैक्ट जो है, उसमें ये भी बताया गया कि ये इंटरनेशनल स्तर पर भी इसकी काफ़ी चर्चा हुई, लाइक द वायर में या फिर रॉयटर्स में, इन सब जैसे ग्लोबल न्यूज़पेपर हैं, ग्लोबल मीडिया है, उसमें भी ये चर्चा का विषय बन गया। तो इसका इम्पोर्टेंस इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि जो हमारे पीएम मोदी हैं वो इंडिपेंडेंस डे पे जो है पहली बार जो है युवा शक्ति की बात की, युवा शक्ति की बात की। आप लोग ये लिख सकते हो, मेंस राइटिंग में काफ़ी काम आएगा, ये जो की टर्म है खास करके। और लाभार्थी की बात की, लाभार्थी, लेकिन इंटरेस्टिंग ये रहा कि इस बार लाभार्थी के साथ साथ युवा शक्ति की बात की।
पहले क्या था कि एक यूथ को जो है, एक चंक ऑफ यूथ को हम लोग जो है एक लाभार्थी के रूप में मेंशन करते थे, लेकिन अब उसको जो है जो पीएम मोदी के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ये मेंशन था कि अब इसको युवा शक्ति के रूप में बोला गया। तो इससे इसकी इम्पोर्टेंस समझा जा सकती है। और इसके साथ साथ इनको जो है नेशन बिल्डिंग फोर्स के रूप में प्रस्तुत करने की प्रयास किया गया। तो इन सब चीज़ों से ये समझा जा सकता है कि अब जो है गवर्नमेंट को भी जो यूथ की अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो उनकी ग्रीवेंस है, उसको जो है एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है। और उसके साथ साथ जो है उनका एक सेंटर एजेंडा के रूप में अब जो यूथ शक्ति हैं वो वर्क करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव आउटकम हुआ इस जंतर मंतर के। उसके अलावा इस आर्टिकल में ये भी मेंशन है कि जो एक जैसे पीएम मोदी ने अपने स्पीच में ये भी बोला था कि दिमागी नक्सल। अब इसमें जो है कुछ जो क्रिटिक हैं उसको नेगेटिव रूप में भी ले रहे हैं, कुछ पॉजिटिव रूप में भी ले गए हैं कि लाइक जैसे बाहर से कुछ फंडिंग आती है, FCRA जो हम लोग का जो फंडिंग प्रोवाइड होता है, उसमें जो चीज़ें हैं उसके कारण भी कई बार लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और वो प्रोटेस्ट के रूप में जो है शामिल होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रिटिक ये आर्गू कर रहे हैं कि इसमें जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिड्यूस करने की बात जो है इशारा कर रही है। रिड्यूस करने की बात मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो अब जेन जी का जो प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट जो है कई इंस्टीट्यूशन या फिर जो लेफ्ट विंग है या फिर कई जो आइडियोलॉजी है उनको पसंद नहीं आ रही है। और इसी का जो है ये परिणाम हुआ कि हम लोग इस तरह के टर्म को अब यूज करना शुरू कर दिए, दिमागी नक्सल। जो कि अगर मुझे पर्सनली इस पे कमेंट करना हो तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये नेगेटिव टर्म में है और यूथ जो है एक पॉजिटिव टर्म में दिखना चाहिए। और जो यूथ का जो पोटेंशियल है, स्किल है, री स्किल, अप स्किल, इन लोग पे जो है, इन सब चीज़ों पे हम लोग को काम करने की ज़रूरत है, ना कि हम लोग जो है एक नेगेटिव टर्म में किसी चीज़ को एक प्री परसेप्शन की ओर रखेंगे। तो एक ये जो है चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो है इसको दबाने के लिए कई सारे जो है चीज़ें अपनाया गया। जैसे कुछ स्टूडेंट पर UAPA का भी जो है केस लगाया गया और उसको जो है मायोइस्ट आइडियोलॉजी से जोड़ने की प्रयास की गई है। तो ये जो है एक नेगेटिव चीज़ें हैं, मायोइस्ट आइडियोलॉजी, और शायद इसी के जो है रिलेशन में ये चीज़ें जो है यूथ नक्सल जो है जो दिमागी नक्सल जो चीज़ें हैं वो इन्यूमरेट हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसा कि इस आर्टिकल में बोला गया है। और इसके अलावा जो है इसमें बार काउंसिल का एग्जांपल दिया गया। जैसे हाल ही में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो जो हैदराबाद में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी का उन कन्वोकेशन था, उनमें मीटिंग था। तो उसमें कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उस जो स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट किए, उन स्टूडेंट के साथ साथ उस बैच में जितने भी स्टूडेंट थे सभी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन से मना कर दिया। तो एक ये जो है नेशनल कंट्रोवर्सी का जो सब्जेक्ट बन गया था हाल ही में। तो इसको जो है उसका नाम था नालसार यूनिवर्सिटी। तो
आप लोग जो है ये कहीं पर अगर ऐसे वगैरह आए तो इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो कि जो नालसा यूनिवर्सिटी था उस पर जो कंट्रोवर्सी हुई है, अगर इतना भी लिख दिए तो जो है काम हो जाएगा। तो इस पे ये मेंशन कर सकते हैं कि जो नालसा यूनिवर्सिटी में जो कंट्रोवर्सी हुई है उसमें ये जो है चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और वो हमारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल 19 का जो चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने का, डिमिनिश करने का प्रयास करता है। और ये एक जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, या फिर हम कह सकते हैं कि मैच्योर डेमोक्रेसी है, उसकी निशानी नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग जो है एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है लेखक इसमें ये बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो है सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं आते हैं, उसमें बहुत सारे और भी एलिमेंट हैं। जैसे मान लो कि पहला तो गवर्नमेंट हो ही गए, लेकिन उसके साथ साथ अपोजिशन भी आते हैं, उसके साथ जो है स्टूडेंट भी आते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो है यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं, उसके साथ हमारे सिविल सोसाइटी भी आते हैं, यूथ आते हैं, कोर्ट्स आते हैं। तो डेमोक्रेटिक जो एक एटमॉस्फेयर है या इकोसिस्टम है उसमें ये सब एलिमेंट रहते हैं। तो हम लोग को ये आवश्यकता है, लेखक इसमें ये बोल रहे हैं कि हम लोग को नीड ये है कि इन सब जो भी मैंने एलिमेंट बताए, इसके साथ और जो भी एलिमेंट होंगे उन सब के साथ एक कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिड्यूस करने के बजाय हम लोग जो है एक ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म बना सकते हैं और उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। इंटरलिंकिंग जो है कर सकते हैं बहुत सारे जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनमें, ताकि एक जो मैच्योर डेमोक्रेसी का एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन रह सके, साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल और डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो मेंटेन रह सके। तो लेखक का ये कहना है। उसके अलावा जैसा मैंने बताया ये जो एलिमेंट हैं ये एलिमेंट जो है कई सारे लेयर में मौजूद होते हैं, इसको हम लोग लेयर पॉलिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये टर्म को यूज कर सकते हो कि डेमोक्रेसी कंटेन लेयर्ड पॉलिटी। या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट हो गए, जुडिशरी होगी, यूनिवर्सिटी हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, स्टूडेंट हो गए, यूथ हो गए, पॉलिटिकल मूवमेंट हो गए। तो इन सब के बीच जो अट्रैक्शन होता है इसी से डेमोक्रेटिक स्पेस बनता है। इसीलिए जो हाल ही में जंतर मंतर में स्टूडेंट की छोटी सी जो मूवमेंट हुई वो भी एक पॉलिटिकल सिस्टम पर असर डाल सकता है, जो कि इस बार डाला, इसीलिए ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है लेखक जो है कंसर्न जो है हम बता रहे हैं, इस पर डिस्कस करते हैं कि लेखक का कंसर्न क्या है। कि जितने भी अभी मैंने ऊपर आर्टिकल आपको वो पॉइंट बताए, जैसे नालसा यूनिवर्सिटी का कंट्रोवर्सी हो गए, या फिर इसके अलावा जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में यूएपीए का लगाना हो गया, या यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट हो गए, बार काउंसिल जो एक्शन हो गए, अपोजिशन पॉलिटिक्स के जो एक्शन हो गए। तो ये सब चीज़ें जो है ना फ्रीडम वर्सेस अनफ्रीडम का एक ना ब्रॉडर पिक्चर बनाता है। किसका पिक्चर बनाता है? फ्रीडम वर्सेस अनफ्रीडम। तो अभी जो है जो जेनजी मूवमेंट चल रहा है, तो जेनजी का जो एंगल है वो इसी से रिलेटेड है कि जो जेनजी है ये, इसमें थोड़ा फैक्ट याद रख लीजिएगा कि जेनजी 1997 से 2012 तक के बीच जो जन्म लिए हैं उनको जेनजी के कैटेगरी में डाला जाता है।
तो लेखक का ये कहना है कि जो जेन जी का जो एंगल है वो सबसे इम्पोर्टेंट रूप में उभर के आ रहा है, क्योंकि जो जेन जी है वो काफ़ी ज़्यादा यूथ है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी और जो कंट्री के चेंजमेंट के प्रति जो एटीट्यूड है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी इंस्टीट्यूशन से या बाकी एलिमेंट से। तो लेखक यही बोल रहे हैं कि जो जेन जी मूवमेंट है वो अलग अलग इशू पर मोबिलाइज कर सकती है, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ग्रुप से अलग तरीके से सोच सकती है, ठीक है, या पॉलिटिकल चेंज की डिमांड कर सकती है। और सबसे बड़ी उसकी समस्या ये है कि उनको जो है जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो उसमें काफ़ी सफोकेशन फील होता है। सफोकेशन क्यों फील होता है? बिकॉज वो जो है ये चाहते हैं कि एक मीनिंगफुल चॉइस हो, डिसेंट हो, पार्टिसिपेशन हो, इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम हो, इन सब चीज़ों का एक कैटेगरी होना चाहिए ताकि उनको जो है बेहतर रूप से अपने मनपसंद चीज़ों को, या फिर जो कह सकते हैं कि जो वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको इस्टेब्लिश कर सके। जेन जी का जो पार्टिसिपेशन है उनका ये सपना है। तो अब हम लोग कंक्लूजन में चलते हैं। कंक्लूजन ये है कि डेमोक्रेसी का जो ब्रॉडर मीनिंग है वो ये नहीं है कि जो भी प्रोटेस्ट होते हैं या फिर जो भी डिसकॉन्सेंट होते हैं गवर्नमेंट के साथ उसको हम लोग यूं ही जो है बस चीज़ों को किसी तरह उसको दबा दे या फिर किसी अलग प्रोपेगेंडा में हम लोग उसको शामिल कर दे। तो ये चीज़ें जो है डेमोक्रेसी को मैच्योर डेमोक्रेसी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। रियल डेमोक्रेसी वो होता है जो बहुत सारे एलिमेंट हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, सिविल लिबर्टीज हैं, उसके अलावा जो सिविल सोसाइटीज़ हैं और यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट, यूथ, इन सब चीज़ों को जो है एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के रूप में लेके चले, इंक्लूसिव ग्रोथ का ध्यान रखें और साथ ही साथ एक ओपननेस की ओर उनका वो माइंड होना चाहिए कि किसी चीज़ को जो है पहले नेगेटिव लेने के बजाय पहले उसको पॉजिटिव में ले सके, उसको प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की तरह सोच सके। इस मैकेनिज्म पे अगर काम होगी तो हमारा जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा मैच्योर होगा। उसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल अपहोल्ड होंगे, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर ने सपना देखा था कि रियल डेमोक्रेसी अचीव करना, तो ये तभी अचीव होगा जब मैंने बताया कि ये सब चीज़ों का एक बेहतर कोऑर्डिनेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक बेहतर रूप से यूटिलाइजेशन होगा। ओके, अब दूसरा जो आर्टिकल है वो ये है कि टाटा लीडरशिप चेंज इज एन अपॉर्चुनिटी नॉट ए क्राइसिस। हाल ही में आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो चंद्रशेखरन है उनका टेन्योर जो है समाप्त हो रहा है और वो फिर से रीअपॉइंट के लिए वो जो है इच्छुक नहीं है। तो इस कारण ये जो है न्यूज़ में आया है। सबसे पहले ये, हालांकि न्यूज़ कहीं काम आप लोग का नहीं आएगा आंसर राइटिंग में, लेकिन एक मोटा मोटी ये समझिए कि जो टाटा ग्रुप है ना, टाटा ग्रुप जो है, टाटा ग्रुप है, ये बाकी प्राइवेट ग्रुप से अलग है। कैसे अलग है इसको आप मोटा मोटी मैं आपको नॉर्मल सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। ये बस जनरल नॉलेज जानने के लिए, और अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह में कुछ पूछ लिया जाए तो आप एक मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह से बोलने पे थोड़ा अच्छा फील होगा और ये होगा कि आप जो है चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में एनालाइज करते हो। तो टाटा ग्रुप जो है ना नॉर्मल प्राइवेट कंपनी से अलग है, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। कैसे डिफरेंट है ये आप समझो। देखो टाटा जो ग्रुप है ना, टाटा ग्रुप में एक ये चीज़ें हैं कि ये ज़्यादातर जो इनका वो प्रॉफिट है वो फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क में लगता है। कहाँ लगता है? फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क में। इसका मतलब ये हुआ कि जो CSR है ना, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
तो इसके तहत जैसे बाकी कंपनी भी कुछ अपना प्रॉफिट जो है ये CSR में लगाती है, लेकिन टाटा जो है बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट है वो फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क में लगाती है। यही इसको बाकी कंपनी से अलग करता है। दूसरा चीज़ कि जैसे बाकी जो कंपनी है उसका मान लो 1 या 2 या कुछ तरह ऐसे इस तरह के जो उसमें ऑनर होंगे, लेकिन टाटा में इस तरह का सिचुएशन नहीं है या इस तरह का जो मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या है। टाटा में जो है ना सबसे ऊपर क्या होता पता है, सबसे ऊपर जो है वो टाटा ट्रस्ट होता है, टाटा ट्रस्ट होता है। उसके नीचे जो है टाटा सन्स होते हैं, टाटा सन्स होते हैं। और उसके भी नीचे जो है ना कंपनीज़ होते हैं। जैसे आप सुनते होंगे टाटा में बहुत सारे कंपनी हैं, जैसे वोल्टास हैं, TCS हैं, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारे जो कंपनी है टाटा में, तो वो जो है जो भी प्रॉफिट ये कमाते हैं, जो भी ये प्रॉफिट कंपनी कमाती है, और ये ध्यान रखना हर एक कंपनी का अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, ठीक है। मतलब हर एक कंपनी को अलग अलग इंसान जो है वो चलाएंगे, वो रेगुलेट करेंगे, जो बिजनेस एक्सपर्ट है, या फिर इसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो चुना जाता है। एक मैकेनिज्म होता है इसका, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल ये समझ लो कि जैसे वोल्टास है, TCS है, हर एक कंपनी का अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट होगा, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट जो है वो उस कंपनी का हर एक चीज़ रेगुलेट करेगा। उसका प्रॉफिट, लॉस, रेवेन्यू, कहाँ पर इनपुट लगाना है, कहाँ पर जो है किसी के साथ कोलैबोरेट करना है, हर एक चीज़ का ध्यान रखेगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अलग अलग कंपनी के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो है टाटा सन्स है, इसका जो है इसमें शेयर होता है। जैसे वोल्टास में मान लो प्रोमोटर के रूप में शेयर इनका 40% है, ठीक है। TCS मान लो 30% है। तो जो इनका शेयर है टाटा सन्स का, तो टाटा सन्स क्या करेंगे, ये शेयर का जो डिविडेंड इनको बनेगा ना, वो टाटा सन्स का जो डिविडेंड बनेगा वो जो है टाटा ट्रस्ट जो है, टाटा ट्रस्ट का जो भी ये शेयर है, लगभग टाटा सन्स में ना टाटा ट्रस्ट का लगभग 66% शेयर वैल्यू है। तो अब मान लो कि टाटा सन्स जो है 200 करोड़ कमाया, किसे कमाया, वोल्टास, TCS ये सब के डिविडेंड के रूप में जो कंपनी दी ना प्रॉफिट के रूप में या डिविडेंड के रूप में, तो टाटा सन्स के पास गया। तो टाटा सन्स मान लो 200 करोड़ कमाया, तो 200 करोड़ में जो 66% है ना, 66% वो टाटा ट्रस्ट के पास चला गया। ओके, तो टाटा ट्रस्ट के पास चला गया। अब वो टाटा ट्रस्ट मैंने आपको बताया किस चीज़ पे काम करेगा, फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क में, जैसे हेल्थ, एजुकेशन या जो रूरल बैकग्राउंड में इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे करेगा, ठीक है। या फिर उनका और भी सेक्शन होते हैं, जैसे रिसर्च पे भी करता है कई बार काम वो लोग, या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना है इस पे भी काम करता है। तो इस तरह का जो है उसमें स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो अब इसमें आपका सवाल आ गया कि सर इसमें जो मालिक है वो कौन है। तो मैं आपको बता दूं इसमें मालिक कोई इंडिविजुअल नहीं होते हैं टाटा में, इसमें जो है, और सरकार भी नहीं होती, ये भी ध्यान रखना, ये सरकारी कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। जैसे रिलायंस हो गया तो उसके मालिक मुकेश अंबानी है, उस तरह यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें चलती है ना, कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने आपको बताया, वोल्टास, TCS, इन सब का जो सिलेक्शन होता है ना, एक कमेटी बनती है। एक क्या बनती है, कमेटी बनती है। वो कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, कुछ टाटा ट्रस्ट के होते हैं, कुछ टाटा सन्स के होते हैं, और कुछ बाहर के भी कोई एक्सपर्ट होते हैं। सारे को मिला के एक कमेटी बनती है, उसमें जिसको रिकमेंड किया जाता है वो जो है वोल्टास या TCS या टाटा स्टील या टाटा का और भी जो भी कंपनी है उसका जो है डायरेक्टर बनता है, या फिर टाटा सन्स का भी जो चेयरमैन है वो बनता है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो सिस्टम है ना कॉरपोरेट गवर्नेंस के अंदर आता है, लेकिन ये कुछ अलग है। टाटा ट्रस्ट जो है या फिर टाटा जो कंपनी है वो थोड़ी अलग तरह से वर्क करती है, कॉरपोरेट गवर्नेंस से भी अलग तरीक़ा से। तो बस ये ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको इस चीज़ का थोड़ा जिक्र किया ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। थोड़ा क्यूरियोसिटी होता है ना कि भाई टाटा कैसे काम करती है, तो ये चीज़ें जो है आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये है कि हाल ही में जो तालिबान जो है 5 साल पूरे कर लिए। 2021 में जो USA का मिलिट्री है वो वहाँ से आउट स्पेस हुआ था। उसके बाद फिर जो तालिबान है वो सत्ता संभाला और फिर उसका 5 साल हो गया। तो इसमें ये बताया गया है कि
ऑल्दो जो तालिबान है वो अफ़गानिस्तान का जो गवर्नेंस मॉडल है उसको सही से संभाल पा रहा है, लेकिन उसके सामने अभी भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। ठीक है, अब क्या चुनौतियां हैं? पहला तो जो है गर्ल एडुकेशन। अभी भी जो है हाल ही में बहुत सारे रिपोर्ट आए हैं, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वहाँ पर जो गर्ल एडुकेशन है काफ़ी पुअर है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा ये हो गया कि उनका जो फॉरेन रिलेशन है वो अभी भी काफ़ी सारे जो कंट्री है वो तालिबान गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे भारत का तालिबान के साथ बेहतर संबंध है, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है अगर वो नहीं मानती है तो एक जो है सेंस ऑफ लाइक स्पेस डेवलप होता है, एक वैक्यूम डेवलप होता है, और जिसके कारण जो है कई सारे और भी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो दूसरा कारण मैंने आपको बता दिया। तीसरा कारण इसमें ये हो सकता है कि जो तालिबान गवर्नमेंट में जो भी चीज़ें उन्होंने गवर्नेंस को संभाला, ये सारी चीज़ें किया है, हालांकि वायलेंस कम किया है, लेकिन इस आर्टिकल में ये बताया गया कि सिर्फ वायलेंस कम करने से जो है वो चीज़ें अपने आप सही नहीं हो जाती है। उसके अलावा जो है हम लोग जो माइनॉरिटी है उसकी राइट की बात करते हैं तो वहाँ पर ये अभी भी बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा फोर्थ इशू ये है कि जो माल न्यूट्रिशन जो चीज़ें हैं, तो माल न्यूट्रिशन जो है काफ़ी ज़्यादा अभी भी वहाँ पर जो है परसेंटेज में है। तो एक ये सबसे बड़ा जो है एक चैलेंजेस के रूप में हम लोग कह सकते हैं। और पांचवा जो है एक डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, उसकी वहाँ पर भारी कमी है। इसके कारण क्या होता है कि एक बेहतर रूप में किसी सत्ता को अब हथियार लेना वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बेटर डेमोक्रेटिक सेटअप करना वो अलग चीज़ें हैं। तो वहाँ पर ये आर्टिकल में ये बताया गया कि वहाँ पर इसकी भी कमी है। ठीक है, और इसके अलावा जो हालांकि अब हम लोग भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो जो पाकिस्तान है उसके साथ संबंध हमारा बेहतर है, लेकिन जो अफ़गानिस्तान बोलना चाहिए मुझे, पाकिस्तान नहीं, अफ़गानिस्तान के साथ संबंध बेहतर है, लेकिन चैलेंजेस ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि अभी भी बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, पहला। और दूसरा ये है कि जो बीच में पाकिस्तान है वो कई बार जो है एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है, तो हम दोनों का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि पीओके जो है पीओके तो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड है, जिसके कारण अफ़गानिस्तान का हम लोग के साथ कोई लैंड रूट से कनेक्शन नहीं है। तो एक दूसरा चैलेंज ये हो गया। और तीसरा चैलेंज ये हो गया कि भारत जो एक्सपेक्ट करता है अफ़गानिस्तान से, लाइक एक बेटर जो वे है वो सेंट्रल एशियन से हम लोग जो इस्टेब्लिश कर सके, तो उसमें जो है तालिबान जो है गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है फेल्योर साबित हो रहा है, बिकॉज वो उनका खुद अपना चैलेंजेज है, वो खुद अपना जो सेटअप है वो अपना डेवलपमेंट पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और अफ़गानिस्तान के साथ उनकी जो है लगातार कंटिन्यू फाइट होते रहती है। तो ये सब जो रीजन है जिसके कारण जो है जो हम लोग को तालिबान से एक्सपेक्ट करना चाहिए, या जो हम लोग अफ़गानिस्तान से एक सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा नहीं उतरता है, और ये सब चैलेंजेस जो है भारत के सामने है। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोग को जो है बिल्कुल जो HDR का हम लोग ह्यूमन असिस्टेंट डेवलपमेंट जो है वो हम लोग अफ़गानिस्तान को हाल ही में जो है प्रोवाइड किए हैं और करते रहता है भारत जो है समय समय पर इनको HDR का जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी मेडिसिन सप्लाई हैं और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ये सब पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत समय समय पर करता है। और दूसरा जो है कंक्लूजन में ये डाल सकते हैं कि तालिबान के साथ हम लोग अलग अलग लेवल पे जो है इंगेजमेंट कर सकते हैं, लाइक जो हाल ही में भारत ने डिप्लोमेट जो है वो दिल्ली में ओपन किया था, तो ये एक बहुत अच्छा पहल है। इसी के साथ हम लोग जो है और भी डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। और तीसरा जो है कंक्लूजन में ये डाल सकते हैं या वे फॉरवर्ड में ये डाल सकते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है हमारा, तो उसका जो है हम लोग अफ़गानिस्तान के साथ जो है चीज़ें उसमें हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक जैसे
एक बफर स्टेट के रूप में जैसे पाकिस्तान जो है यूज हो रहा है, तो हम लोग बेहतर अफ़गानिस्तान से अगर रिलेशन रखेंगे तो कल के डेट में जो है हम लोग को पाकिस्तान से जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे निपटने में निजात मिलेगी, या फिर हम लोग को हेल्प होगा अफ़गानिस्तान की साइड से। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एक बेहतर रूप में इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। अब चलते हैं इस आर्टिकल पर। इस आर्टिकल में छोटा सा आर्टिकल है, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जो ओल्ड बुक है ना, तो ओल्ड बुक जो है हाल ही में यूके में ये देखा गया है कि जो भी पुरानी किताबें हैं ना वो काफ़ी उनका ज़्यादा जो बाइंग है वो हो रहा है, मतलब लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू एआई जो हमारा डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है उसके कंपैरिजन में। तो इसके पीछे लेखक 2-3 कारण देते हैं। पहला तो ये देते हैं कि जो उसका जो यादें हैं ना लोगों की, जो मेमोरेबल जो चीज़ें हैं वो उनको अट्रैक्ट करती है। दूसरा क्या अट्रैक्ट करती है कि जो ओल्ड बुक हैं उसके साइड में जो है कुछ कॉन्टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे कोई जिस्ट बना लेता है, कोई छोटा सा नोट्स बना लेता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसमें जो इंटेलेक्चुअल एक वैल्यू एडिशन है वो एक मतलब अलग पर्सनालिटी के रूप में, बेहतर पर्सनालिटी के रूप में कन्वर्ट करने में मदद करती है। तीसरा ये है कि इसमें ये बोला गया कि जो ओल्ड बुक्स हैं उसमें जो चीज़ें हैं, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक फीलिंग होती है, तो उनको वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो ट्रेडिशनल चीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो एक ये चीज़ें मतलब वो राइटर बोल रहे हैं कि ये इस कारण जो है वहाँ पर यूके में काफ़ी सारे जो बल्क ऑफ बुक्स हैं और सेकेंड हैंड वो बिक रहे हैं। तो हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन पनामा लॉन्च किया, तो ऑपरेशन पनामा पता क्या है, ये इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट है ना वो ओल्ड बुक को एक डिजिटलाइज जो एआई वर्ल्ड है उसमें एक डिजिटल रूप में प्रिंट पीडीएफ फॉर्म में जो है उसको स्कैन करके इंटरनेट पर डालती है। तो लोग जो है गवर्नमेंट के ऑपरेशन पनामा के बावजूद भी जो है सेकेंड हैंड जो बुक है उसको बाइंग करना पसंद कर रहे हैं। कारण क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। ओके, अब आप लोग इस आर्टिकल पे आते हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया ना कि जम्मू कश्मीर में जो भी नॉर्मलेसी हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में या चीज़ें, ऑब्वियसली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलेसी हुई है, लेकिन इसमें ये लेखक का कहना है कि अभी भी जो है वहाँ पर जो यूथ है, हालांकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट पहुँच रहे हैं, उनके पास वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है, ये सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन अभी जो जो चीज़ें हैं उसमें कुछ खामियाँ ये हैं। पहला तो ये है कि जो वहाँ पर यूथ है अभी भी जो है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क या कह सकते हैं एजुकेशनल फ्रेमवर्क, वो डेविएट हो जा रहे हैं। और जो गवर्नमेंट इतना सख्त जो वहाँ पर नियम लाई है उसके कारण अगर कोई यूथ मान लो एक कोई मिलिटेंट पकड़ा गया तो उसके साथ साथ उनके परिवार को भी जो है उसमें उस धारा को लगाकर एक्सप्लॉइट किया जाता है या टॉर्चर किया जाता है। तो ये चीज़ें जो है ग्राउंड स्तर पर नहीं होनी चाहिए। और दूसरा इसमें ये है कि जो 1990 का जो भी चीज़ें हुई थी, लाइक हमारे कश्मीरी पंडित का जो वहाँ पर से हटाना था, डिस्प्लेस करना था, या फिर बहुत सारा कम्युनल वायलेंस हुई थी, तो वो सब का जो मेमोरी है अभी भी जो यूथ हैं या फिर जो जेनजी कह सकते हैं या जेनजी से ऊपर जो भी लोग ने देखा, उनको आँखों हाल जो देखा, वो उनका इम्पैक्ट जेनजी पर भी काफ़ी पड़ा है। तो आर्टिकल में ये कहा गया कि ये सब जो है कोई एक दिन में जाने वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं है, ये लॉन्ग टर्म तक किसी के मेमोरी में रहती है। तो हम लोग को जो है एक मतलब ऐसा अप्रोच करना चाहिए ताकि ये सब जो चीज़ें हैं ना जो यूथ ने झेला या सुना है, उन सब का जो माइंडसेट है उसको चेंज करने के लिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अलग अलग डायमेंशन पे वर्क करना पड़ेगा। लाइक जो एजुकेशन है मैंने बोला ही, उसके साथ साथ जो है वहाँ पर पीस जो है, हालांकि अब देखिए पीस में भी दो तरह का होता है, एक होता है निगेटिव पीस, एक होता है पॉजिटिव पीस। निगेटिव पीस क्या हुआ कि ऐसा पीस जो लगेगा कि पीस में है, बस वायलेंस नहीं हो रही है तो लगेगा पीस है सब कुछ। पॉजिटिव पीस में क्या होगा
कि जस्टिस का जो बात है वो हम लोग करते हैं, डिग्निटी की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रस्ट की बात करते हैं, इसके अलावा जो है हम लोग डायलॉग की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, या रिकॉन्सिलेशन की बात करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो है एक बेहतर रूप से डिलीवर होना चाहिए, सो डैट कि वहाँ पर जो यूथ है या जेन जी है या जेन अल्फ़ा है, जो भी लोग हैं, तो उनको एक जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए कि हमारे गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाए हैं 370 के बाद जो है, या फिर जो आर्टिकल जो 5 है, जो एबोलिशमेंट है, उसके बाद जो है जो हमारे गवर्नमेंट ने जो भी कदम उठाए हैं उसको एक बेहतर रूप में हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसका यही जो है कोर थीम था। अब इस आर्टिकल में हम लोग देखते हैं कि इसमें ये बताया गया है कि जो हाल ही के समय में जो पैट्रियोटिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक नैरो व्यू पॉइंट की चीज़ें हैं, एक ब्रॉड व्यू पॉइंट की चीज़ें हैं। अगर नैरो की बात करें तो उसमें क्या है कि जैसे अब हम लोग जनगण मन गा रहे हैं, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, वंदे मातरम, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों में हम लोग को जो है बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है पैट्रियोटिज्म को दर्शाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है, लेखक जो है इसको नैरो व्यू पॉइंट में रखते हैं। एक होता है ब्रॉड पैट्रियोटिज्म। इसमें क्या होता है कि सिर्फ जनगण मन या वंदे मातरम गाने से, दिखाने से हम लोग पैट्रियोटिज्म नहीं कहला जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हम लोग जनगण मन को रिस्पेक्ट ही करते हैं, लेकिन हमारा जो देश में जो देश के प्रति प्रेम है, सम्मान है, वो अच्छी से, मतलब जो बेहतर तरीक़ा से होना चाहिए वो नहीं है, तो वो ऐसा पैट्रियोटिज्म किस काम का। तो लेखक इसमें यही कहते हैं कि जो ब्रॉड टर्म का जो पैट्रियोटिज्म है, ब्रॉड टर्म का मीनिंग है, उसमें ये है कि वंदे मातरम या जनगण मन गाए या फिर नहीं गाए, उस पर रिस्पेक्ट तो होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन उस पर कंपल्सरी उस पर जो है एक ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, ये लेखक का कहना है। और उसमें ये कहना है कि लेखक का ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कोई किसान है, वो अपनी मेहनत से कमाई कर रहा है और वो देश के लिए अनाज उत्पादन कर रहा है, तो वो भी पैट्रियोटिज्म है। कोई टीचर अगर किसी बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हैं और उनके पास जो भी नॉलेज है, जो भी रिसोर्सेस है, उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो भी पैट्रियोटिज्म है, ठीक है। कोई डॉक्टर है, किसी मरीज की सेवा कर रहा है, तो वो भी पैट्रियोटिज्म है, ठीक है। तो पैट्रियोटिज्म की जो ब्रॉडर मीनिंग होती है वो यही होती है कि हम लोग ब्रॉडर टर्म में किसी चीज़ को सोचें, ना कि सिर्फ हम जनगण मन गाए, वंदे मातरम गाए, और अगर कोई नहीं गाया तो वो पैट्रियोटिज्म नहीं कहलाता है, वो देशद्रोह है। इस तरह का चीज़ें जो है राइटर कहते हैं कि नहीं होना चाहिए डेमोक्रेटिक सेटअप में। अगर कोई रिलक्टेंट है, नहीं मन है उनको किसी चीज़ का गाने का, तो वो नहीं गाए, तो ऐसा नहीं है कि वो देशद्रोह है। इसलिए जो हम लोग ब्रॉडर मीनिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म है, लेखक जो है उसकी बात करते हैं। क्योंकि हमारा देश काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, इसमें कई सारे लैंग्वेज है, कम्युनिटी है, बहुत सारे ट्राइबल्स लोग हैं और बहुत सारे जो है सोशल डाउन ट्रोडन लोग भी हैं। तो सबका एक जो है एक मिक्सचर है हम लोग के कंट्री में। तो हर एक का कंडीशन अलग है, हर एक का सिचुएशन अलग है, डिमांड अलग है, और जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है ब्रॉडर टर्म को ही अपनाना हम लोग को चाहिए कि अगर वो लोग सच्चे भाव से अपना कर्म कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, देशद्रोह के जो चीज़ें हैं वो नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी गलत चीज़ें में नहीं इन्वॉल्व हैं, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से वो पैट्रियोटिज्म ही है, ठीक है। पैट्रियोटिज्म जो है कोई यूनिफॉर्मिटी इसका डिफिनेशन नहीं होना चाहिए, उनका यही कहना है। इस आर्टिकल में ये बोला गया कि हाल ही में जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ना, वो रिजर्व मोर देन 700 बिलियन फिर पार कर गया, ठीक है, फिर क्रॉस कर गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें लेखक ये बोल रहे हैं कि ये अच्छी बात तो है, हाँ, जो लास्ट
4 वीक है उसमें मोर देन $50 बिलियन जो है आरबीआई के पास जो है वो इनगल्फ हुआ है, मतलब आरबीआई के पास वो पैसा आया है। तो लेखक बोलते हैं ये सब बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व इतना है, हम लोग जो है जो एक्सटर्नल शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं।